दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें भारत के संवैधानिक विकास के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित आज का हमारा पहला प्रश्न है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, तो जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत का संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। नियंत्रण परिषद की स्थापना। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 नियामक अधिनियम के अंतर्गत की गई। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा किया गया। एक बार और देखते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित द्वारा पड़ी थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित के द्वारा पड़ी थी। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। अगला प्रश्न, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। एक बार और देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था।
1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई। 1909 के अधिनियम मार्लो मिंटे सुधार से ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार से। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। अगला प्रश्न, भारत सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन है। तो भारत सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। तो भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो सही कथन है, तो ऑप्शन 2 केवल सही है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न, केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। तो 1926 और 1945 के निर्वाचन केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। अगला प्रश्न, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चार्टर एक्ट 1833 ने। चार्टर एक्ट 1833 ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं थी कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया।
अगला प्रश्न, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव हैं विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था। अस्थायी अवयव हैं तो विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। तो ये था हमारा आज